कल्पना कीजिए एक ऐसे परिदृश्य की, मतलब जहां एक बहुत ही अत्याचारी मालिक को सालों की गुलामी के बाद निकाल बाहर कर दिया गया है। एक बहुत ही क्रांतिकारी पल। बिल्कुल। अब वो पूरी जगह, वो संस्था, वहां काम करने वालों की है। हवा में एकदम आजादी की गंध है। नियम तय होते हैं कि अब कोई बॉस नहीं होगा, सब बराबर होंगे और किसी को भी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। एक आदर्श दुनिया का सपना। हाँ, लेकिन कुछ ही महीनों बाद हालात ऐसे हो जाते हैं कि काम का बोझ पहले से भी ज्यादा हो गया है, खाना और भी कम मिल रहा है, और सबसे डरावनी बात, उन्हीं के बीच का एक साथी अब उसी अत्याचारी मालिक की कुर्सी पर बैठा है, हाथ में चाबुक लिए। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला बदलाव है। है ना? तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी खौफनाक बदलाव की परतों को उधेड़ने वाले हैं। हमारे पास जॉर्ज ऑरवेल की विश्व प्रसिद्ध किताब एनिमल फार्म के शुरुआती 7 अध्यायों के अंश है, और साथ ही लेखक के नोट्स और ऐतिहासिक संदर्भ भी मौजूद हैं। खैर, ये सफर सिर्फ एक खेत में रहने वाले जानवरों की कोई साधारण कहानी नहीं है। स्रोतों के अनुसार ऑरवेल ने इसे एक सटायरिकल एलिगरी, यानी एक व्यंग्यात्मक रूपक के तौर पर लिखा था। मतलब एक तरह का ट्रोजन हॉर्स। बिल्कुल सही कहा। बाहर से देखने पर ये जानवरों की एक बहुत ही साधारण सी कहानी लगती है, लेकिन इसके भीतर सत्ता, प्रोपेगेंडा और तानाशाही के वे कड़वे सच छिपे हैं, जिन्हें सीधे तौर पर कहना उस दौर में बहुत खतरनाक था। लेखक खुद एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट थे, और उन्होंने स्पेनिश गृह युद्ध में सत्ता का जो नंगा नाच देखा था, उसी अनुभव को उन्होंने इस कहानी में पिरोया है। तो यहाँ एक बात मैं शुरुआत में ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। स्रोतों में ये साफ तौर पर बताया गया है कि ये किताब विशेष रूप से सोवियत अधिनायकवाद, या कहें सोवियत टोटलिटेरियनिज्म, और जोसेफ स्टॉलिन के शासन पर एक व्यंग्य थी। हाँ, ऐतिहासिक रूप से यही इसका मुख्य संदर्भ है। लेकिन हमारी इस चर्चा का उद्देश्य किसी भी राजनीतिक विचारधारा का, चाहे वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। हमारा पूरा ध्यान उस मनोवैज्ञानिक तंत्र और उन चालों के निष्पक्ष विश्लेषण पर रहेगा जिसे ऑरवेल ने इस कहानी में उकेरा है। ये बहुत जरूरी स्पष्टीकरण है, क्योंकि सच तो यह है कि सत्ता हथियाने की ये जो पूरी प्लेबुक है ना, ये आज के सूचना युग में भी उतनी ही अचूक है जितनी दशकों पहले थी। बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस यूटोपियन यानी आदर्शवादी सपने की नींव कैसे रखी गई? इसे समझना सबसे अहम है। कहानी के पहले अध्याय में ही हमें एक बहुत ही बुनियादी और कहूँ तो बहुत गहरी भावना दिखाई देती है, हताशा और भूख। भूख किसी भी क्रांति का सबसे बड़ा ट्रिगर होती है। एकदम सही। मैनर फार्म का जो मालिक है मिस्टर जोन्स, वो शराब के नशे में इतना धुत रहता है कि वो जानवरों को खाना देना ही भूल जाता है। इसी चरम हताशा के बीच फार्म का जो सबसे बुजुर्ग और सम्मानित सुअर है, ओल्ड मेजर। ओल्ड मेजर। हाँ, वो एक रात सभी जानवरों को खलिहान में इकट्ठा करता है, और उसका वो भाषण, मतलब वो किसी भी महान राजनीतिक रैली से कम नहीं है। ओल्ड मेजर का वो जो तर्क है ना, वो बहुत ही धारदार लगा मुझे। वो कहता है कि इंसान ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो उत्पादन किए बिना उपभोग करता है। बहुत ही गहरी बात है ये। मतलब वो न तो दूध देता है, न अंडे देता है, और न ही उसमें इतनी ताकत है कि वो हल खींच सके। फिर भी वो सारी जमीन और सारे संसाधनों का मालिक बना बैठा है। और यही वो विचार था जिसने जानवरों के बरसों के दर्द को एक स्पष्ट आवाज दे दी। इसके बाद जब ओल्ड मेजर उन्हें बीस्ट्स ऑफ इंग्लैंड नाम का एक विद्रोही गीत सिखाता है, तो जानवरों के भीतर दबा हुआ गुस्सा एकदम से एक उम्मीद में बदल जाता है। और यहीं से एनिमलिज्म यानी पशुवाद के सिद्धांतों का जन्म होता है। बिल्कुल, हर बड़ी क्रांति की शुरुआत अमूमन ऐसे ही एक स्पष्ट और भावनात्मक विचार से होती है जो पूरी भीड़ को एक धागे में पिरो दे। लेकिन ओल्ड मेजर की मृत्यु के बाद जब असली में क्रांति होती है, तो वो किसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा नहीं थी। अच्छा, तो वो अचानक से हुआ था? हाँ, मिडसमर ईव का दिन था। जोन्स फिर से नशे में था और जानवरों को भूखा छोड़ दिया गया था। भूख से तड़पती गायों ने बाड़े का दरवाजा तोड़ दिया। बाप रे! और जब जोन्स के आदमियों ने उन्हें पीटना शुरू किया, तो अचानक बिना किसी योजना के जानवरों ने पलटवार कर दिया। जोन्स को उसके ही फार्म से खदेड़ दिया गया। और यहीं से वो आहा पल आता है। हाँ, मैनर फार्म का नाम बदलकर एनिमल फार्म कर दिया जाता है,
जानवर उन सारे चाबुकों, लगामों और छल्लों को आग में फेंक देते हैं। आजादी का असली जश्न। हाँ, और सबसे अहम बात, सूअर पढ़ना लिखना सीख लेते हैं और खलिहान की दीवार पर 7 आज्ञाएं लिख दी जाती हैं। इन सब नियमों का सार एक ही था, सभी जानवर समान हैं। बिल्कुल। ये मुझे आज के दौर के किसी नए और आदर्शवादी स्टार्टअप की याद दिलाता है। जैसे कई नई कंपनियां शुरुआत में दावा करती है ना कि हमारे यहाँ कोई बॉस नहीं है, कोई केबिन नहीं होगा, हम सब एक ही टेबल पर बैठकर काम करेंगे। अरे ये तुलना तो बहुत ही सटीक है। जब नई व्यवस्था बनती है तो कागज पर सब कुछ बहुत पारदर्शी और न्यायसंगत लगता है। जानवरों ने भी खुद से वादा किया था कि वे कभी इंसानों के घर में नहीं रहेंगे, उनके कपड़े नहीं पहनेंगे और सबसे बड़ा नियम, कभी किसी दूसरे जानवर की हत्या नहीं करेंगे। शुरुआत में तो सब कुछ अद्भुत लग रहा था। फसल की कटाई इंसानों के समय से भी ज्यादा तेजी से हुई। हाँ, लेकिन अगर हम स्रोतों को गहराई से देखें तो असमानता के बीज उसी पहली और सबसे सफल फसल की कटाई के दौरान ही बो दिए गए थे। बिल्कुल, क्योंकि काम का बंटवारा उसी दिन से शुरू हो गया था। ये बड़ा दिलचस्प है कि सूअर शारीरिक काम नहीं कर रहे थे, वे सिर्फ निर्देश दे रहे थे और काम की निगरानी कर रहे थे। उनका तर्क था कि चूंकि वे सबसे चतुर हैं, इसलिए उनका काम प्रबंधन का है। उसने बस एक ही नारा अपना लिया था, मैं और कड़ी मेहनत करूंगा। बॉक्सर जैसे लोग ही असल में किसी भी व्यवस्था का भार उठाते हैं। तो यहाँ मैं एक बहुत बड़ा सवाल उठाना चाहता हूँ। जब एक व्यक्ति सिर्फ योजना बनाता है और दूसरा मैदान में पसीना बहाता है, तो क्या एक वर्गविहीन समाज में वो समानता वास्तव में लंबे समय तक टिक पाती है? इतिहास और मनोविज्ञान दोनों ही ये गवाही देते हैं कि जब तक मानसिक और शारीरिक श्रम के बीच ये पदानुक्रम या कहें हायरार्की बनी रहती है, पूर्ण समानता एक भ्रम ही रहती है। ये तो है। जो दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है वो धीरे धीरे संसाधनों पर नियंत्रण भी कर ही लेता है, और ये बदलाव बहुत शोर शराबे के साथ नहीं होता, बल्कि बेहद खामोशी से होता है। और इसी खामोशी से कहानी में वो पहला रेड फ्लैग या खतरे का संकेत आता है। फार्म में अचानक गायों का दूध और सेब गायब होने लगते हैं। और कुछ समय बाद ये राज खुलता है कि सूअर उन सेबों और दूध को सिर्फ अपने लिए रख रहे हैं। अब यहाँ मैं थोड़ा तर्क करना चाहूंगा, एक डेविल्स एडवोकेट की तरह। हाँ, बताइए। अगर प्रबंधन का काम यानी मैनेजमेंट वाकई मुश्किल है, नीतियां बनाना और फार्म को चलाना जरूरी है, तो क्या उन्हें अतिरिक्त संसाधन मिलना गलत है? क्या सूअरों का सेब और दूध लेना सिर्फ फार्म की भलाई और एक तार्किक जरूरत के लिए उठाया गया कदम नहीं माना जा सकता? ये एक बहुत ही जायज दलील है। किसी भी संस्था को चलाने के लिए अच्छे प्रबंधन की आवश्यकता तो होती ही है। राइट। लेकिन यहाँ असली समस्या सेब या दूध का उपभोग नहीं है। समस्या वह तरीका है जिससे इसे सही ठहराया जाता है, और यहीं पर प्रवेश होता है स्क्विलर नाम के एक सूअर का। स्क्विलर। हाँ, स्क्विलर कोई साधारण जानवर नहीं है। वो सत्ता का पूरा पब्लिक रिलेशंस या प्रोपेगेंडा विभाग है। स्क्विलर की दलीलें सच में दिमाग घुमा देने वाली हैं। मतलब वो तार्किक बहस नहीं करता, बल्कि विज्ञान का झूठा चोला पहन कर आता है। बिल्कुल। वो कहता है कि सूअर दिमागी काम करने वाले हैं और विज्ञान ने यह साबित किया है कि दूध और सेब उनके स्वास्थ्य के लिए परम आवश्यक हैं। वो जानवरों को ये तक विश्वास दिला देता है कि सूअरों को असल में सेब पसंद ही नहीं है। हाँ, वो कहता है कि वे तो सिर्फ फार्म के भले के लिए इन चीजों को खाने का त्याग कर रहे हैं। क्या कमाल का झूठ है ये तुम्हारे भले के लिए है। मतलब ये एक ऐसा वाक्य है जिसका इस्तेमाल सत्ता ने हमेशा अपने विशेषाधिकारों को छिपाने के लिए किया है। लेकिन स्क्विलर का सबसे खतरनाक हथियार ये मीठी बातें नहीं है। तो फिर क्या है? डर। वो एक मनोवैज्ञानिक चाल चलता है जिसे फॉल्स डिलेमा या झूठा विकल्प कहा जाता है। ये फॉल्स डिलेमा असल में काम कैसे करता है? श्रोताओं के लिए थोड़ा समझाएंगी? जरूर। ये बहुत ही शातिर तरीका है। स्क्विलर जानवरों के सामने सिर्फ 2 विकल्प रखता है, या तो हमें सेब और दूध खाने दो या फिर जोन्स वापस आ जाएगा। अरे बाप रे। अब जोन्स का वापस आना जानवरों के लिए सबसे बड़ा डर है। फॉल्स डिलेमा दिमाग के तर्क करने वाले हिस्से को दरकिनार करके सीधे उस हिस्से पर वार करता है जहां डर पनपता है। अमीगा डाला पर। बिल्कुल। जब इंसान ये मान लेता है कि केवल 2 ही विकल्प हैं, तो वो तीसरा सवाल पूछना ही बंद कर देता है। कोई ये नहीं पूछता कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सेब सब में बराबर बंटे और जोन्स भी वापस ना आए। ये सवाल कभी उठने ही नहीं दिया जाता। ये सच में डरावना है, क्योंकि एक बार जब डर का बीज बो दिया जाता है
तो तर्क की कोई जगह बचती ही नहीं। और जब वैचारिक मतभेद पैदा होते हैं तब इस तंत्र का असली और हिंसक चेहरा सामने आता है। हाँ, और ये हमें स्नोबॉल और नेपोलियन के बीच के टकराव की तरफ ले जाता है। दोनों सुअर हैं, दोनों क्रांति के नेता थे, लेकिन उनके नजरिए में जमीन आसमान का फर्क है। स्नोबॉल योजनाएं बनाता है, वो फार्म को आधुनिक बनाने के लिए एक पंचक्की यानी विंडमिल बनाना चाहता है, जिससे बिजली बनेगी। हाँ, खलेहान गर्म रहेंगे और जानवरों का शारीरिक श्रम हफ्ते में सिर्फ 3 दिन रह जाएगा। स्नोबॉल का विजन एक आदर्शवादी का विजन है, लेकिन नेपोलियन इस विचार से सख्त नफरत करता है। वो पंचक्की के खिलाफ इतना आक्रामक है कि वो स्नोबॉल के बनाए नक्शों पर आकर लिटरली पेशाब कर देता है। छी, मतलब ये तो पूरी तरह से अपमानित करने वाली बात हुई। बिल्कुल। नेपोलियन का मानना है कि असली फोकस सिर्फ और सिर्फ अपना बचाव करने और हथियार जुटाने पर होना चाहिए। दोनों के बीच ये तनाव एक भारी विस्फोट की तरफ बढ़ रहा था। और वो विस्फोट होता है उस संडे मीटिंग के दिन जहां पंचक्की के लिए वोटिंग होनी है। स्नोबॉल अपने शानदार और ओजस्वी भाषण से लगभग सभी जानवरों का दिल जीत लेता है। ऐसा लगता है कि वो वोट जीत ही जाएगा। लेकिन तभी नेपोलियन एक अजीब सी तेज आवाज निकालता है और अचानक 9 विशाल खूंखार कुत्ते मीटिंग में घुस आते हैं। वे सीधा स्नोबॉल पर हमला करते हैं और उसे जान बचाकर फार्म से भागना पड़ता है। रुको, अगर मैं कहानी के पिछले हिस्से को याद करूं, ये वही पिल्ले हैं ना जिन्हें नेपोलियन ने उनके पैदा होने के कुछ ही दिन बाद उनकी माताओं जेसी और ब्लूबेल से छीन लिया था? एकदम सही पकड़ा आपने। इसका मतलब है कि जब स्नोबॉल पंचक्की के नक्शे बना रहा था और बाकी सब एक बेहतर भविष्य के सपने देख रहे थे, तब नेपोलियन गुप्त रूप से अपनी एक प्राइवेट आर्मी या सीक्रेट पुलिस तैयार कर रहा था। ये इस कहानी के सबसे बड़े आहा पलों में से एक है। नेपोलियन की दूरदर्शिता वैचारिक नहीं थी, वो पूरी तरह से सत्ता केंद्रित थी। जब तर्क और बहस में हार सामने दिखने लगी तो उसने सीधे शारीरिक बल का प्रयोग किया। ये तो सीधा सीधा एक तख्ता पलट था। बिल्कुल। और स्नोबॉल के जाते ही नेपोलियन ने घोषणा कर दी कि अब से कोई संडे मीटिंग नहीं होगी, कोई बहस नहीं होगी, एक विशेष समिति सारे फैसले लेगी और जानवर सिर्फ आदेशों का पालन करेंगे। लेकिन बात सिर्फ सत्ता हथियाने पर खत्म नहीं होती। जो चीज मुझे सबसे ज्यादा विचलित करती है वो इसके बाद होने वाली घटनाओं की श्रृंखला है। स्नोबॉल को खदेड़ने के कुछ ही समय बाद स्क्वीलर आकर जानवरों को बताता है कि पंचक्की तो असल में नेपोलियन का ही विचार था। झूठ की शुरुआत। हाँ, वो कहता है कि स्नोबॉल ने तो बस उसके कागज चुराए थे और स्नोबॉल तो हमेशा से खतरनाक अपराधी था। मनोविज्ञान में इसे ही गैसलाइटिंग कहा जाता है। गैसलाइटिंग, इसे थोड़ा और खोलकर समझाएंगी? जरूर। गैसलाइटिंग का मतलब है सामने वाले के दिमाग में उसके ही सच, उसकी ही याददाश्त को लेकर इतना भ्रम पैदा कर देना कि वो खुद को ही पागल समझने लगे। जो भाषा और इतिहास को नियंत्रित करता है वही वर्तमान और भविष्य को नियंत्रित करता है। अगर मैं अपनी ओर से आज के डिजिटल युग के एक उदाहरण से जोड़ूं तो ये किसी बड़ी टेक कंपनी की नीतियों जैसा लगता है। वो कैसे? मतलब मान लीजिए आप किसी सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, रातों रात वे अपनी प्राइवेसी पॉलिसी बदल देते हैं और आपके सारे डेटा को बेचना शुरू कर देते हैं। जब यूजर्स हंगामा करते हैं तो कंपनी की पीआर टीम ऐसे बयान जारी करती है जैसे कि अरे हमेशा से हमारी पॉलिसी ऐसी ही थी, शायद आप इसे गलत समझ रहे थे। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये। और बार बार ऐसा सुनने पे यूजर्स को ही लगने लगता है कि शायद उन्होंने ही टर्म्स एंड कंडीशंस ठीक से नहीं पढ़े होंगे। आपका अपनी ही याददाश्त पर से भरोसा उठने लगता है। बिल्कुल। और इस गैसलाइटिंग को कामयाब बनाने के लिए एक और बेहद कारगर उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, शोर यानी नॉइज। स्रोत में भेड़ों का बहुत ही दिलचस्प जिक्र है। हाँ, भेड़ों वाला हिस्सा। नेपोलियन ने भेड़ों को एक आसान सा नारा रटा दिया था, 4 पैर अच्छे, 2 पैर बुरे। जब भी कोई जानवर सवाल पूछने की कोशिश करता या जब भी नेपोलियन के किसी फैसले का विरोध होने की थोड़ी सी भी सुगबुगाहट होती, भेड़ें अचानक ये नारा जोर जोर से मिमियाने लगती थीं। और वो शोर इतना तेज और लगातार होता था कि कोई भी तार्किक बात सुनाई ही नहीं देती थी। ये तो जैसे तार्किक सूझ को शोर से कुचल देने की एक सोची समझी रणनीति है। एकदम सही। ये रणनीति सोचने समझने की प्रक्रिया को जड़ से रोक देती है। लेकिन याददाश्त से खिलवाड़ का सबसे बड़ा और खतरनाक उदाहरण तब मिलता है जब सुअर फार्म हाउस में जाकर रहने लगते हैं और बिस्तरों पर सोने लगते हैं। जबकि याद रहे 7 आज्ञाओं में साफ लिखा था कि कोई जानवर बिस्तर पर नहीं सोएगा। हाँ,
और जब क्लोवर नाम की घोड़ी को इस पर शक होता है तो वो दीवार पर लिखी चौथी आज्ञा पढ़वाने के लिए मुरियल नाम की बकरी को बुलाती है। और यहाँ दीवार पर क्या लिखा मिलता है? कोई भी जानवर बिस्तर पर नहीं सोएगा, चादर के साथ। जबकि मूल नियम में चादर शब्द था ही नहीं। ये तो सरासर धोखा है। लेकिन स्क्वीलर उन्हें बड़े इत्मीनान से समझाता है कि बिस्तर का मतलब तो भूसे का ढेर भी होता है। असली बुराई तो चादर थी जो इंसानों का आविष्कार है। वो इतनी दृढ़ता से ये बात कहता है कि जानवरों को लगने लगता है कि शायद उनकी ही याददाश्त कमजोर हो गई है। ये बहुत ही दुखद है। जब कोई अथॉरिटी पूरे आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलती है तो आम इंसान सामाजिक अलगाव के डर से उस झूठ को सच मान लेने पर मजबूर हो ही जाता है। तो जब नियम रोज आपकी सुविधा के हिसाब से बदले जा रहे हों, तो व्यवस्था चलाने वाला तानाशाह अपनी नाकामी को कैसे छुपाता है? क्योंकि अब हम कहानी के सबसे दर्दनाक हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, हालात बहुत बिगड़ने लगते हैं। फार्म की हालत खराब होने लगती है। जानवरों से हफ्ते में 60 घंटे काम लिया जा रहा है। रविवार की दोपहर का काम स्वैच्छिक या वॉलंटरी बता दिया गया है। ये स्वैच्छिक शब्द का कितना क्रूर मजाक है, क्योंकि घोषणा ये होती है कि जो जानवर रविवार दोपहर को काम नहीं करेगा उसका राशन आधा कर दिया जाएगा। इसे स्वैच्छिक कहना सिर्फ भाषा का छल है। और फिर आता है नवंबर का वो भयंकर तूफान। जानवरों ने खून पसीना एक करके जो पंचक्की बनाई थी वो ढह जाती है। उसकी दीवारें बहुत पतली थीं। वो प्राकृतिक आपदा और खराब इंजीनियरिंग का शिकार हो गई थी। लेकिन नेपोलियन तुरंत वहां पहुंचता है और ऐलान करता है कि ये पंचक्की हवा से नहीं गिरी है, ये काम उस गद्दार स्नोबॉल का है। वो रात के अंधेरे में आया और उसने हमारी पंचक्की तोड़ दी। वो स्नोबॉल को मौत की सजा भी सुना देता है। यहाँ जो बात सबसे गहराई से समझने वाली है वो है अदृश्य दुश्मन, यानी इनविजिबल एनिमी गढ़े जाने की ताकत। मनोविज्ञान में इसे स्केपगोटिंग कहते हैं। बलि का बकरा बनाना। हाँ, जब एक तानाशाह की अपनी नीतियां विफल हो रही हों, जब अर्थव्यवस्था या इंजीनियरिंग चरमरा रही हो, तो जनता का ध्यान अपनी नाकामियों से हटाने के लिए एक बाहरी अनदेखे दुश्मन का होना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही सीधा और चुभने वाला सवाल उठता है मेरे मन में। कड़ाके की सर्दियां आ चुकी हैं, जानवर भूखे मर रहे हैं, मुर्गियों से व्यापार के लिए उनके अंडे छीने जा रहे हैं। और जब वे छत पर चढ़कर विद्रोह करती हैं तो उनका राशन पूरी तरह रोक दिया जाता है, जिससे कई मुर्गियां मारी जाती हैं। वही तो, जब जानवर अपनी आंखों के सामने ये भुखमरी, ये अत्याचार और अपनी मेहनत को बर्बाद होते देख रहे हैं, तब भी वे नेपोलियन पर और स्क्वीलर की बातों पर विश्वास क्यों कर रहे हैं? वे बगावत क्यों नहीं करते? ये मानव और पशु मनोविज्ञान की सबसे बड़ी त्रासदी है। जब हर समस्या के लिए, चाहे वो मौसम की खराबी हो, खोई हुई चाबी हो या टूटी पंचक्की हो, लगातार स्नोबॉल को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, तो जानवरों के मन में ये गहराई से बैठ जाता है कि स्नोबॉल हर जगह मौजूद एक अदृश्य राक्षस है। मतलब उन्हें लगता है कि स्नोबॉल ही सब कुछ खराब कर रहा है। हाँ, उन्हें लगता है कि अगर नेपोलियन नहीं रहा तो स्नोबॉल आकर उन्हें पूरी तरह तबाह कर देगा। नेपोलियन अपनी गलतियों पर पर्दा डालकर खुद को उनका एकमात्र रक्षक बना लेता है। वाह! इसके अलावा सत्ता को बनाए रखने का एक और बहुत बड़ा कारण है ऑप्टिक्स या कहें बाहरी छवि का प्रबंधन। अरे हाँ, मिस्टर विम्पर वाला किस्सा, ये ऑप्टिक्स का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। नेपोलियन को बाहरी दुनिया के इंसानों को ये बिल्कुल नहीं दिखाना था कि फार्म में भुखमरी है या उसकी व्यवस्था फेल हो गई है। इसलिए वो मिस्टर विम्पर नाम के एक वकील के जरिए बाहरी दुनिया से व्यापार शुरू करता है। और जब विम्पर फार्म पर मुआयना करने आता है तो नेपोलियन एक बड़ी मजेदार और खौफनाक चाल चलता है। क्या करता है वो अनाज के खाली डिब्बों में लगभग ऊपर तक रेत भरवा देता है और सिर्फ सबसे ऊपर थोड़ा सा अनाज बिछा देता है, ताकि जब विम्पर उन डिब्बों को देखे तो उसे लगे कि फार्म में अनाज के भंडार ऊपर तक भरे हुए हैं। बिल्कुल दिखावा। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई स्टार्टअप निवेशकों के ऑडिट से ठीक पहले अपनी बैलेंस शीट और अकाउंट्स में हेरफेर कर दे ताकि कंपनी बहुत मुनाफे में दिखे, जबकि असल में वो दिवालिया होने के कगार पर हो। और विम्पर बाहरी दुनिया में जाकर ठीक यही खबर फैलाता है कि एनिमल फार्म तो बहुत तरक्की कर रहा है। यहाँ मनोविज्ञान का एक और पहलू काम करता है। वो क्या? जब बाहरी दुनिया का कोई आदमी ये मानता है कि अंदर सब ठीक है, तो अंदर के भूखे जानवरों को भी लगने लगता है कि शायद हम ही गलत हैं, शायद हम वाकई पहले यानी जोन्स के समय से बेहतर स्थिति में हैं।
बाहरी दुनिया के सामने झूठा दिखावा करना अंदरूनी बगावत को रोकने का एक बड़ा हथियार बन जाता है। ये सब इतना मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल और डरावना है कि ये दिमाग को सुन्न कर देता है। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही पवित्र आदर्शवादी सपने से हुई थी। एक ऐसा फार्म जहां सभी बराबर होंगे। और सिर्फ 7 अध्यायों के भीतर वो व्यवस्था कहां पहुंच गई। एक ऐसी जगह जहां इतिहास को रोज मिटाया और दोबारा लिखा जा रहा है, जहां सत्ता ने एक अदृश्य दुश्मन का खौफ पैदा कर दिया है, जहां सवाल पूछने का मतलब है खोखार कुत्तों का शिकार होना, और जहां आपकी अपनी भूख से ज्यादा जरूरी ये है कि बाहरी दुनिया के सामने आपकी छवि कैसे दिख रही है। बिल्कुल। अगर हम इन सभी स्रोतों और अध्यायों का निचोड़ निकालें तो मुझे लगता है कि एनिमल फार्म की ये कहानी सिर्फ जानवरों की या किसी एक विशेष ऐतिहासिक घटना की कहानी नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये सूचना और सच के नियंत्रण यानी कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन की कहानी है, जो तंत्र ये तय कर सकता है कि क्या पढ़ा जाएगा, क्या याद रखा जाएगा और डर का असली कारण क्या है। वही तंत्र वास्तविकता को नियंत्रित करता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। स्मृति और तर्क, यही 2 हथियार हैं जो गैस लाइटिंग और प्रोपेगेंडा के शोर को काट सकते हैं। और यही वो सबसे अहम बात है जो सुनने वालों को इस चर्चा से अपने साथ ले जानी चाहिए, चाहे वो काम की जगह हो, राजनीति हो या आज का मीडिया और सूचना का दौर। जब भी कोई सत्ताधारी ये कहे कि चीजें हमेशा से ऐसी ही थीं, या जब समाज की हर जटिल समस्या का कारण किसी एक अदृश्य दुश्मन को बताया जाने लगे, तो ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। बिल्कुल। तार्किक सवाल पूछने की क्षमता ही वो आखिरी रक्षा पंक्ति है जो समाज को वापस उसी मैनर फार्म की गुलामी में जाने से रोकती है। बहुत सही बात कही आपने। तो अंत में एक विचार जो शायद हम सबको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा। बताइए। जरा सोचिए, अगर समाज में हर लिखित रिकॉर्ड मिटा दिया जाए या उसमें चुपचाप बदलाव कर दिया जाए और कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी हर दिन पूरी ताकत और शोर के साथ आपकी याददाश्त को ही गलत ठहराने लगे, तो कोई भी इंसान कैसे साबित कर सकता है कि जो सच वो जानता है वही असली सच है? ये सोचने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और आज के समय में प्रासंगिक बिंदु है। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ एक पुरानी किताब के पन्नों में नहीं बल्कि आज हमारे आसपास के समाज में भी गूंजता है। बिल्कुल। तो हम पढ़ते रहिए, तार्किक सवाल पूछते रहिए और चीजों की गहराई में उतरते रहिए। अगली चर्चा में फिर मिलेंगे।